सर जैसा कि अभी यूपीएससी का जो एग्जाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2025 में, उसके लिए अप्रॉक्स 5 महीने बचे हुए हैं। तो सर 5 महीने के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कि एस्पिरेंट का जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ सकता है, अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए? तो सर थोड़ा सा गाइड करिए हमें आप इसके बारे में। तो ये क्या है, पैसा तो तुमसे भर भर के ले लेते हैं, जी। बट इनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा लैकुना होता है। ये सिलेबस कभी भी नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। मैं काफ़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ सारे एस्पिरेंट्स को जो भी सुन रहे हैं, कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेबस कभी भी नहीं कंप्लीट होता है। और मैंने पूरे कोचिंग करी है, तो मुझे पता है मेरे दोस्तों ने करी है। हाँ, वहाँ ये ज़रूर हो जाता है, चूँकि आप फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्वेंट हैं, फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेट हैं, आपकी वहाँ यार दोस्ती हो जाती है अच्छे लोगों से। जो अच्छे एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे आप दोस्ती कर लो तो वो हेल्प करता है। तो कोचिंग से हमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिला था। सर आपने कौन कौन सी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं जो कि लोग ज़्यादातर एस्पिरेंट पढ़ते हैं, सबको पढ़ना भी चाहिए, सर आपने कौन कौन सी पढ़ी है और आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इस बुक को सभी एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए जो कि तैयारी कर रहे हैं? मतलब दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो हो सकता है आप 6-7 घंटे भी पढ़ें डेली, बट डेली मतलब आप कितने भी स्मार्ट हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं कि मैं अब 10 दिन नहीं पढ़ूंगा, मैंने 20 दिन पढ़ाई कर ली, अब मैं 10 दिन नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं कर सकते हैं आप। सारा स्मार्टनेस जो है रखा का रखा रह जाएगा। तो एक घर में अलग इमेज हो गई थी, परिवार में अलग इमेज हो गई थी कि अब ये तो इलेक्शन करने लगा, अब ये क्या पढ़ाई करेगा। बट जब यूपीएससी बीपीएससी दोनों ही क्लियर हुआ, तो अचानक से एक लेवल ऑफ लव, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ प्रेज, लेवल ऑफ एसोसिएशन है ना, वो अचानक से काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ गया। और अच्छा लगता है यार, मतलब आपकी रैंक आती है अच्छी तो सारे न्यूज़ चैनल्स वाले घर पे आते हैं, माता पिता को जो खुशी मिलती है वो अनपैरेलल्ड है। कि उस समय आज तक, जी न्यूज़, ये सारे न्यूज़ चैनल्स घर पे आए थे। सर अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की कि एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ना कि मैगजीन, मतलब मैगजीन पढ़ सकता है पर न्यूज़पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? सर पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ना होता है, कुछ स्पेसिफिक पढ़ना हो, सर आप हमको थोड़ा सा गाइड कर दें। देखो, शुरू में तो 2 साल ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में भाई मज़ा बहुत आता है। जी। ट्रेनिंग टफ होता है कि सुबह 5 बजे उठा देते हैं, पीटी वीटी करवाना शुरू करते थे जी। और रात में 10 बजे छोड़ते थे। बट आई टेल यू, मज़ा बहुत आता है। मतलब वंस यू क्लियर द एग्ज़ाम, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ फन, मतलब हेल लॉट ऑफ फन। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हुए, मतलब अपनी जर्नी के दौरान जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट फेज क्या था? तो मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद ज़्यादा आ जाती है रैदर देन पावर। बाहर में क्या है ना, लोगों को दिखता है कि सीओ साहब के पास तो एक बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, स्टाफ है। बट लोगों को ये नहीं दिखता है कि सीओ साहब दिन भर फील्ड पे रहते हैं, जी है ना, कि ये परेशान रहते हैं कि सर अभी आप नैनीताल में सीईओ की पोस्ट पे हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया पब्लिक के लिए जो कि पब्लिक के लिए हेल्पफुल रहा हो, कोई ऐसा मतलब एक स्कीम हो अरे या फिर बहुत प्रोजेक्ट हो इनिशिएटिव सकता लिया है? है। सर बताइए थोड़ा हमें। तो जैसे हम आपको बताते हैं, आप कभी, तो मेरा सजेशन ये है कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा बेकार है, मत करिए आप ट्राई। आप कुछ और करिए, तो आप कैपेबल हैं तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यूपीएससी के अलावा भी लाइफ होता है, तो आप वो कर सकते हैं। आप 3 साल आपने दे दिया यार, 3 अटेम्प्ट मतलब जीवन के 4 साल हो गए आपके। तो 4 साल बहुत होता है किसी एग्ज़ाम के लिए, और अंत में बस एक एग्ज़ाम ही तो है ना? जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह एक ऐसा एग्जाम है जिसका सपना लगभग हर विद्यार्थी देखता है और इसी वजह से हर वर्ष लगभग 10 लाख से भी अधिक एस्पिरेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। परंतु सीटों की संख्या कम होने के कारण होता उसका ही है। परंतु अगर आपके पास एक सही गाइडेंस हो तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक ऐसे ही गाइडेंस के लिए हमारे साथ हैं वरुण कुमार सर, जिनके साथ आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। हम सर के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी होती है उसको समझेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही है कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम सबको अवगत करा दें। एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं बिहार से हूँ। जी। कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सैनिक स्कूल नालंदा बिहार से हुई है। जी सर। उसके बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। जी। एंड उसके बाद मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स परसू कर रहा था। उसी दौरान मैंने तैयारी भी शुरू की सिविल सर्विसेज की।
तो पहले मेरा स्टेट पीसीएस, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो पहले बीपीएससी निकला मेरा, जी सर। एंड आफ्टर दैट उसके बाद यूपीएससी निकला, जिसके अंतर्गत जो है हमें इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस अलॉट हुई। जी सर। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप डीयू से पढ़े हुए हैं जी। और ज्यादातर एस्पिरेंट जो होते हैं और डीयू के ही होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी के अंदर। लगभग 1/3 एस्पिरेंट जो होते हैं हर साल मेरिट लिस्ट में आते हैं डीयू से। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डीयू से जो एस्पिरेंट पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा क्या पढ़ाया जाता है या फिर क्या अलग तरीके से होता है कि वहाँ से ज्यादा अधिकांश एस्पिरेंट होते हैं? अमन, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आपको। जी। अधिकांश जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो महाराष्ट्र से हो रहे हैं। जी। क्यों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, जी। फ्री एजुकेशन देते हैं, तो जिसके कारण महाराष्ट्र से बच्चे ज़्यादा निकल रहे हैं। उससे पहले एक और ट्रेंड था, बिहार यूपी से निकला करते थे हमारे, जी, कि बिहार ईस्ट यूपी से होता था बच्चों का ज़्यादा निकलना। आज भी है, आज भी काफ़ी निकल रहे हैं। डीयू का आपको पता इसलिए चलता है क्योंकि डीयू का जो मार्केटिंग गेम है वो जी। काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। जो एक्सपोजर एक बच्चे को मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में रह के, जी। वो शायद हमारे बिहार या यूपी या महाराष्ट्र के गाँव में नहीं मिलता है। जी। तो वो खुद को इतना मार्केट नहीं कर पाते हैं। तो मान लो ऐसा है कि डीयू से मान लो 50-100 बच्चे भी निकल गए हैं, जी। तो वो आपको जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं वो वही आपको 100 बच्चे हमेशा दिखते हैं सब जगह। जी सर। तो फिर वो एक मैसेज जाता है कि डीयू के ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं। जी। तो वैसा है, और ऐसे भी डीयू काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, तो कॉलेजेस का तो काफ़ी रोल रहता ही है आपको नर्चर करने में, आपको मोल्ड करने में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं श्री राम कॉलेज में काफ़ी सारे सोसाइटीज़ के पार्ट था। जी। इकोनॉमिक्स क्लब होता है, कॉमर्स क्लब होता है, लिटरेचर सोसाइटी होती है। आपको मैं बताता हूँ, वहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है, एक ट्रैवलर सोसाइटी होता है, जी। जो सिर्फ आपको घुमाता है। आपको वो सारे देश भर में घुमाते हैं, आप ही से पैसा लेते हैं, जी। बट घुमाते हैं वो आपको पूरे देश भर में। तो हमारे बिहार यूपी में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। तो वो घूमने से भी आपको एक तरह का एक्सपोजर मिलता है, आप चीज़ों को जानते हो, प्रैक्टिकली समझते हो। जी सर। तो शायद इस कारण से जो डीयू के बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, है ना? मैं ये समझता हूँ। जी सर। अच्छा सर, आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के बारे में कब सोचा? क्या आपने बचपन से ये सोच रखा था कि मुझे आगे चल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है या फिर आपने बाद में सोचा इसके बारे में? हमने सोच तो थोड़ा बचपन से ही रखा था, जी सर। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है बच्चे। जी। 12th तक है जो इंजीनियरिंग मेडिकल सोचते हैं, और 12th के बाद सोचते हैं किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। तो हम भी आम आदमी हैं भाई, बाकी बच्चों के ही तरह हैं, हमारा भी ऐसा ही सोचना था। अब ये ज़रूर हो गया है, आजकल स्टार्टअप्स का कल्चर हो गया है, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, तो लोग स्टार्टअप्स करने लगे हैं। बिहार से भी काफ़ी बच्चे स्टार्टअप्स करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं। बट पहले लगा लो आज से 7-8 साल पहले तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, बहुत जी। लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करती थी। और बिहार में जैसा आपको पता होगा, वो कल्चर ही नहीं है प्लेसमेंट्स वाला। अब होने लगा है, आईआईटी पटना हो गए, एनआईटी पटना हो गए हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग के खुल गए हैं जो प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं। पहले ये सब नहीं था, तो ये लिमिटेड स्कोप था, तो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी किया करते थे। जी। तो हमने भी वही सोचा था कि भाई तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, पब्लिक सर्विस में जाना था। ये काफ़ी पहले से मोटिव था हमारा जी कि सर। पब्लिक सर्विस में जाना था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अ, सैनिक स्कूल में था मैं, जी सर। तो वहाँ से एक अलग डायरेक्शन मिला कि सैनिक स्कूल में जाके मुझे लगा कि नहीं, वो विल पावर जो है हमारा और स्ट्रांग हो गया कि नहीं, पब्लिक सर्विस में ही हमें जाना चाहिए। क्योंकि जब मैं थोड़ा सा बचकाना लगेगा तुम्हें, कि जैसे जब आप चलते हो थोड़े सड़क पे तो वहाँ गंदगी दिखी, जी सर। तो वो लगता था यार हमारे पास ऐसा पावर होना चाहिए कि जब मैं चलूँ तो इसे साफ करवा दूँ, या सड़क टूटी है तो वो बनवा दूँ। जी सर। तो वो हमें लगता है वो पावर आज हमारे पास है, जी। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ किए हैं। और जी। आप देखते भी होंगे, कैंट जो है, कैंट हमेशा बाकी सारे शहर से साफ होता है। बिल्कुल सर। तो मेरे को लगता है ठीक है, मैं शायद अपने बचपन का सपना जी रहा हूँ, ये जी। सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो इंस्पिरेशन वहीं से थी बचपन में। जी सर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से किन्हीं 3 स्टूडेंट के लिए 3 बुक का गिव अवे करता हूं। ठीक उसी प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से भी मैं किन्हीं 3 स्टूडेंट को बुक गिव अवे करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको उस बुक का इंट्रोडक्शन करा देता हूं जिसका आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं गिव अवे करूंगा। तो दोस्तों, वो बुक है ओसवाल बुक्स की तरफ से आने वाली इंडियन पॉलिटी की ये वाली बुक।
इसके राइटर हैं फेमस टीचर आशीर्वाद कुमार सर। सर ने यूपीएससी में 8 साल से भी अधिक टाइम से पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ सर ने यूपीएससी के 3 इंटरव्यूज भी दिए हुए थे, इसलिए सर के पास यूपीएससी की अच्छी खासी नॉलेज है। और सर ने इस जो बुक को लिखा है इंडियन पॉलिटी की, इसके अंदर सर ने काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको इसका जब मैं इंडेक्स दिखाता हूँ तो आपको इंडेक्स को देख के ये लगेगा कि इस बुक के अंदर लगभग हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, सब टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, और जिस टॉपिक को बताया गया है वो काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले तो आपको इस बुक के अंदर एक हायरार्की में चीजों को देखने को मिलता है, जैसे कि पहले बैकग्राउंड आपको समझाया गया, उसके बाद जो है आपको और चीजों को समझाया गया ताकि आप बैकग्राउंड से चीजें रिलेट करके समझ पाए। तो इस तरीके से इस बुक के अंदर चीजों को समझाया गया है। जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो सिंपल वर्ड के साथ समझाए गए हैं, इजी सेंटेंस के साथ समझाए गए हैं। आपको इस पूरे बुक के अंदर फ्लो चार्ट देखने को मिलते हैं, ग्राफ देखने को मिलते हैं, टेबल्स देखने को मिलते हैं, फिगर्स देखने को मिलते हैं, ताकि आप चीजों को और अच्छी तरीके से रिलेट करके समझ पाए। इतना ही नहीं, आपको इस बुक के अंदर प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक के साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर भी दिए गए हैं, ताकि आप वहीं से प्रैक्टिस भी कर लें। तो इस बुक के अंदर काफी अच्छी तरीके से सर ने वर्क करके रखा हुआ है और ये काफी अच्छी बुक है। जब मैंने इस बुक को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इस बुक के अंदर काफी अच्छा वर्क करके इन्होंने दिया हुआ है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये ही वाली बुक किन्हीं 3 स्टूडेंट को गिव अवे करूंगा। अगर आपको इस बुक को डिटेल में देखना है तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस बुक के अंदर यूपीएससी 2024 के जो प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, उनका आंसर भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाता है। और जो स्टूडेंट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बुक बेस्ट होगी। तो इसको लेने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने 11 फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें हमारे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे फॉलो करके सेंड कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं और आप विनर लिस्ट में आते हैं तो ये बुक किन्हीं 3 स्टूडेंट को फ्री में उनके होम एड्रेस पे डिलीवर करा दी जाएगी। सर, जैसा कि आप सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं और वहाँ पे डिसिप्लिन का एक महत्व होता है, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे वो जो डिसिप्लिन थे जो आपको सैनिक स्कूल से जिसकी आपको आदत लग गई, वो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको किस तरीके से काम आई? बिल्कुल यार, मेरे को लगता है डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉलेज के एग्जाम में क्या होता है, तुम साल भर मत पढ़ाई करो, लास्ट के 15 20 25 दिन पढ़ लो, हो सकता है तुम टॉप भी कर जाओगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, इतनी सारी किताबें पढ़नी होती हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। हाँ, मतलब कुछ भी डेप्थ में नहीं होता है, बट आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप काफ़ी कुछ पढ़ लेते हो। सोचो आप पिछले 1 डेढ़ 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो, सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज सब कुछ आपके माइंड में रहता है। अब ह्यूमन माइंड है तो जाहिर सी बात है कि जितना आप पढ़ते हो पीछे वाला भूलते जाते हो। तो इसके लिए यार जरूरी है कि आप हर दिन पढ़ते रहो। आपने मान लो 1 महीने पढ़ाई की, अब आप सोच रहे हो कि नहीं अब 1 महीने चिल काटते हैं, वो संभव नहीं है बॉस, है ना। तो आपको हमेशा पढ़ाई करते रहनी है, और हमेशा पढ़ाई, डेली पढ़ाई तभी होगी जब आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करेंगे। तो आप हमेशा देखते होंगे, सुनते भी होंगे, कोई भी एस्पिरेंट जो क्वालिफाई करता है एक काफ़ी प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है। उसके बाद ही है जो मतलब आपका प्री होता है, फिर उसके बाद एक और टफ रूटीन आता है मेंस का, वो फॉलो आप करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह। तो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रोल होता है, अपार्ट फ्रॉम आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना लक आपके साइड है, इन दोनों के साथ आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जी सर। और अगर हम आपसे ये जानना चाहें डिसिप्लिन के अलावा कि आपको कितना देर पढ़ना चाहिए कि उससे आपका यूपीएससी निकल जाए, मतलब कितना टाइम मिनिमम आपकी पढ़ाई होनी चाहिए डेली? डेली यार थोड़ा सा आपके कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत तेज हैं, मतलब दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो हो सकता है आप 6-7 घंटे भी पढ़ें डेली, बट डेली मतलब आप कितने भी स्मार्ट हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं कि मैं अब 10 दिन नहीं पढ़ूंगा, मैंने 20 दिन पढ़ाई कर ली अब मैं 10 दिन नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं कर सकते हैं आप। सारा स्मार्टनेस जो है रखा का रखा रह जाएगा। तो अब पढ़ाई डेली करनी है। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं फिर भी आपको 6-7 घंटे की पढ़ाई नीडेड है डेली। और अगर आप बहुत स्मार्ट नहीं हैं बट आप हार्ड वर्किंग है तो यार 12-13 घंटे पढ़ो यार, बिना 12-13 घंटे के संभव नहीं है हर दिन। आप ऐसा कर सकते हो, महीने में 1 आध ब्रेक ले लिया कि 1 दिन नहीं पढ़ूंगा मैं, कुछ डिसाइड कर लो, सेकंड सैटरडे सेकंड संडे नहीं पढ़ूंगा मैं, ये हो सकता है।
सर आप एक IDES ऑफिसर हैं। जी। सर ज्यादातर लोग इस पोस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, लोग IAS IPS इसी के बारे में जानते हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में हम सबको अवगत करा दें। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानता था जी। कि जनरली जब भी लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो IAS IPS ही जानते हैं। और मेरे गांव में तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो IPS भी नहीं जानते हैं, वो जी, सिर्फ जी। IAS ही जानते हैं। वो अ, हमारे तरफ मतलब एक रीजन है भोजपुर, जहाँ भोजपुरी बोला जाता है, तो जी वहाँ गानों में भी यही है कि मेरा लड़का क्या बनेगा, DM CM PM। जी तो जानते ही लोग यही है, DM CM PM। और DM है जो एक IAS ऑफिसर बनता है, तो सब लोग तैयारी उसी की करते हैं। जी बट जब आप एग्जाम देते हो, आपकी क्या रैंक आती है, आपने क्या प्रेफरेंस भरा है, तो काफ़ी कुछ मैटर करता है। तो रैंक और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है मुझे IDS मिला था। तो ये इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस होता है इसका एब्रीविएशन। जी तो इसमें क्या है, ये इसमें जो आपका प्राइमरी रोल होता है कैंटोनमेंट्स को कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल इन द सेंस आपको एडमिनिस्टर करना होता है। जो कैंटोनमेंट होता है किसी भी स्टेट में, जो कैंट्स होते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन के बाहर होता है। जी तो यहाँ जितने भी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, अम, ये सारा कुछ आप करते हो। जैसे कि स्टेट में क्या होता है कि मान लो एक जिला है, तो जिले में एक वर्क्स के लिए PWD ऑफिस होता है, जी जल प्रोवाइड करने के लिए जल संस्थान ऑफिस होता है, फिर कोई किसी का बर्थ या डेथ होता है तो उसके लिए एक अलग से रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स होता है, जी लैंड म्यूटेशन के लिए रजिस्ट्रार अलग होता है। जी सर। जबकि कैंट ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। कैंट ऑफिस में सारा है जो अथॉरिटी CO के अंडर ही रहता है। पहले ऐसा हुआ करता था, पहले DM के अंडर ही ये सारी अथॉरिटीज होती थी। तो जैसे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो DM से ये पावर कर्व कर लिए गया। अब चूंकि उनका ज्यूरिडिक्शन भी बड़ा होता है, DMs का ज्यूरिडिक्शन काफी बड़ा होता है, जो कि कैंट्स का नहीं होता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ ऑफ डेथ, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये सारा यहाँ CO के ही अंडर रहता है। जी तो ये है कि आप एक मिनी स्टेट की तरह मान लो कि जी चूंकि एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, जो कैंटोनमेंट्स होता है उसको एक कैंट बोर्ड गवर्न करती है। तो कैंट बोर्ड जो होता है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, तो उसको आप मिनी स्टेट की तरह मान लो। जी सर। कि इसके CM जो होते हैं हमारे चेयरमैन होते हैं, जी जो ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। तो अभी ब्रिगेडियर इसके यादव हैं, वो रानीखेत में बैठते हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर्स हमारा वही है। और जो सेक्रेटरी होता है वो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी होता है बोर्ड का। जी उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स वगैरह होते हैं जिनको जनता इलेक्ट करती है, अलग अलग वार्ड में बटा हुआ है नैनीताल, तो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होके आते हैं। और कुछ को है जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो वो जो कैंट बोर्ड होता है वो पूरा कैंट को चलाता है। जी तो अब वो कैंट बोर्ड को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मान लो, जी सर। है ना। अब ब्रिगेडियर साहब चेयरमैन हो गए, CO को तुम चीफ सेक्रेटरी मान लो कैंट का, वैसा। सर हम बोल सकते हैं कि मतलब जो कैंट के अंदर जो CEO का पोस्ट होता है वो इक्विवेलेंट होता है DM के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उससे या तो उससे ज्यादा होता है। अरे नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा बोलना। जी हाँ मतलब आप मान लो जो एक DM स्टेट में करता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में करता जी है, वो CO जो है वो कैंट में करते हैं। अपने उसमें करते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है CO और DM में, वो मैजिस्टेरियल पावर्स का है। तो पहले जो CO का नाम है वो पहले कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट्स ही कहा जाता था। बट फिर जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, जी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे रूल्स पॉलिसीज़ में चेंज आए, तो मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो निकाल के जुडिशरी को दे दी गई, सिविल जज को। जी तो अब ये हो गया है कि हमारी जो फंक्शंस है वो एग्जीक्यूटिव रह गई है। कहीं कहीं है आज भी, मतलब एक, मतलब तुम ये लगा लो कि आज हम एक क्वासाई जुडिशियल ऑफिसर रह गए हैं। मतलब आधा जुडिशरी का काम देखते हैं। मान लो कहीं कोई लैंड वैंड का मैटर हो जाता है तो उसमें वी एक्ट एज मजिस्ट्रेट्स। जी सर। हाँ, बट सारे केसेस में नहीं करते हैं। तो ये धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो जैसे क्या होता है कि DMs के पास भी पहले बहुत पावर थी, जी कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट्स के पास भी पहले बहुत पावर थी। तो कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट्स के पावर को डाइल्यूट करके कोर्ट को दिया गया। आज नहीं तो कल DMs के पावर को डाइल्यूट करके कोर्ट को दिया जाएगा। जी क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पावर्स, है ना, तो उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस दोनों एक ही हाथ में नहीं रह सकते हैं। कि अगर यार तुम सोचो कि अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस दोनों हाथ में होंगे तो होम मिनिस्टर ही नियम बना रहा है, होम मिनिस्टर ही उस पर जजमेंट दे रहा जी है ना। तो वो आज नहीं तो कल अलग होना ही है। हमारा पहले हो गया, उनका बाद में होगा।
ये है। अच्छा सर, अगर हमारा जो सिलेक्शन होता है आईडी सॉफ्ट के थ्रू, तो सर हमारी मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है इसके थ्रू? जनरल कैटेगरी में देखो यार, तुमको 250 तक मिल जाएगी, 250 270 रैंक तक मिल जाएगी। फिर ओबीसी में 370 80 400, डिपेंडिंग अपॉन सब क्या भरते हैं, क्या प्रेफरेंस रहता है, काफ़ी कुछ मैटर करता है। फिर एससी में तुम्हारा 500 600 तक मिल जाएगा, एसटी में 700 750 तक। और कौन सी कैटेगरी होती है अपनी? ईडब्ल्यूएस। हाँ, ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी वाला ही रेंज होता है, ईडब्ल्यूएस का 400 500 का रेंज होता है। बट जनरल कैटेगरी में मोस्टली 250 260 तक एंड हो जाती है। सर आपने कौन कौन सी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं जो कि लोग ज़्यादातर एस्पिरेंट पढ़ते हैं, सबको पढ़ना भी चाहिए, सर आपने कौन कौन सी पढ़ी हुई है और आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इस बुक को सभी एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए जो कि तैयारी कर रहे हैं? मैं तो काफ़ी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ा करता था, जो मार्केट में फेमस हुआ करता था, या जो बाकी बच्चे पढ़ा करते थे। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब होती है। पॉलिटी के लिए और कोई किताब ही नहीं है। आप जैसे काफ़ी जगह पूछोगे तो वो बोलते हैं एनसीईआरटी से शुरू करो, कोई फ़ायदा नहीं है एनसीईआरटी से शुरू करके, वो आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। लक्ष्मीकांत जो है बहुत बेसिक सी चीज़ें बता देता है, तो आपको कहीं नीड नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी पढ़ने की। एंड देन हिस्ट्री के लिए जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें, तो उसमें स्पेक्ट्रम पढ़ लो या बिपिन चंद्रा पढ़ लो, दोनों के कंटेंट सेम है। स्पेक्ट्रम क्या है कि उसको नोट्स के फॉर्मेट में ले आया है बिपिन चंद्रा के बुक को। फिर मिडाइवल और एंशिएंट के लिए यार एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 11th की है, वही पढ़िए आप। और क्या हो गया, ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी। 12th का एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th के एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, 2 बुक्स हैं 11th में जो हम पढ़ते हैं, वही ज्योग्राफी यहाँ काम आता है। एंड देन इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती है यूपीएससी, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी से पढ़ लो, और उसके अलावा काफ़ी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सब अपना अपना इंडियन इकोनॉमी का बुकलेट रिलीज करती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में डेप्थ में जाना काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो तैयारी के पर्पज से आप किसी भी कोचिंग के इंडियन इकोनॉमी के बुकलेट को रेफर कर सकते हैं। एंड देन करंट अफेयर्स तो यार किसी का भी पढ़ लो। मैं विजन का पढ़ा करता था, विजन, इनसाइट्स, आईएएस बाबा, यही सारे हैं। तो करंट अफेयर्स मैं अगेन सजेस्ट करता हूँ कि इंसान को मंथली पढ़ना चाहिए। वो ईयरली पढ़ने में क्या होता है कि आप मान लो पीटी 365 आपने पढ़ लिया ईयरली वाला, तो आपके पास बस फैक्चुअल नॉलेज आ रहा है जो आप मेंस में नहीं रेप्लिकेट कर पाएंगे। मेंस में तो आपको एक बैकग्राउंड चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड होता है, तो वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन से आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यार न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मतलब जो हेल्प न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता था वो तो शायद ही कोई मैगजीन करे, है ना, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। और न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपना पर्सपेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं। मैगजीन में क्या होता है कि तो जिसने मैगजीन तैयार किया उसका पर्सपेक्टिव होता है, तो एग्जाम में फिर आप वही लिखोगे जो पढ़ के जाते हो, बट आपका अपना पर्सपेक्टिव रहता है, तो वो हो सकता है एग्जामिनर को इम्प्रेस करे, मतलब बर्बाद भी कर सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है। जी सर। तो ऐसे यार ये सारी किताबें थी। सर अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की कि एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ना कि मैगजीन, मतलब मैगजीन पढ़ सकता है पर न्यूज़पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, मतलब पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ना होता है, कुछ स्पेसिफिक पढ़ना होता है, सर आप हमको थोड़ा सा गाइड कर दें। मैगजीन तो हेल्प करता ही है, क्योंकि क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बना सकते हो, नोट्स जो है मैगजीन में बना रहता है। तो कोई मेहनत कर ही रहा है तुम्हारे लिए, तो तुम उसको बस पढ़ के चले जाओ। न्यूज़पेपर से जैसा हमने कहा कि पर्सपेक्टिव मिलता है, और वो धीरे धीरे होता है यार। जैसे जब मैंने पहली बार मैं द हिंदू पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, तो मैं हिंदू पढ़ता था। तो शुरू में तो जब मैंने पढ़नी शुरू करी न्यूज़पेपर, मेरे को यार 4 साढ़े 4 घंटा का समय लगता था, क्योंकि नया नया था, समझ नहीं आता था कि क्या पढूं, और सारा कुछ ही पढ़ जाता था। और उसमें इतने वोकैबुलरी इतनी टफ यूज़ की जाती है, इतने हार्ड हार्ड वर्ड्स होते हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होते हो। कॉलेज में तो नॉर्मल किताबें पढ़ते हैं ना, तो वहाँ इतने हार्ड वर्ड्स की आदत नहीं होती है, क्योंकि हिंदू में जो एडिटोरियल्स लिख रहे हैं वो थोड़े विद्वान से लोग होते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो शुरू में ये सारी चीज़ें समझने में समय लग जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछता है, तो स्पोर्ट्स को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते थे। और हिंदू एक ऐसा पेपर है जो बॉलीवुड के गॉसिप्स नहीं देता है, तो आधी चीज़ें तो वो खुद ही फिल्टर कर देते हैं।
और धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अब जैसे मान लो बजट सेशन चल रहा है, बजट पे कोई टॉपिक है, तो वो तो आपको मिस नहीं करना चाहिए कि जितने भी पर्सपेक्टिव्स आते हैं, जितना भी फैक्ट आता है न्यूज़पेपर में, वो सब आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, अब ये भले ही अब ओलंपिक्स चल रहा है, तो ओलंपिक्स आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है पढ़ो, बट ओलंपिक्स इज वेरी इररिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो वो धीरे धीरे खुद ही पता चलने लगता है। और थोड़ा वो भी हो जाता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपका क्या ऑप्शनल है। जैसे मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, जी तो मैं थोड़े इकोनॉमी के आर्टिकल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था, तो जो इररिलेवेंट होता था वो भी पढ़ लेता था मैं, क्योंकि मुझे मज़ा आता था। तो ये आपको धीरे धीरे खुद ही फिल्टर करने लगोगे। और ऐसा हो गया था कि 4.5-5 घंटे से हमने शुरू किया था न्यूज़पेपर पढ़ना, और हमारा एवरेज टाइम जो है फिर 40-45 मिनट का हो गया कि 40-45 मिनट में फिर न्यूज़पेपर खत्म होने लगा था एक समय के बाद। तो वो धीरे धीरे आ जाता है। सर, आपने कॉमन यूपीएससी एस्पिरेंट से सर सीईओ ऑफ नैनीताल तक की जर्नी तय की है, तो सर आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? जब आप सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब आपका, उससे पहले कैसा था आपका लाइफ, और सिलेक्शन हो गया, आप अब आपका लाइफ कैसा है? सिलेक्शन तो यार मतलब आप ये लगा लो कि ये ड्रीम कम ट्रू होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, वो चाहे स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो। जी तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं स्टेट में भी टॉपर ही था, बीपीएससी का टॉपर था मैं, 65th बीपीएससी का। एंड देन उसी के 2-3 महीने बाद है जो यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। दोनों मोमेंट काफ़ी अच्छे थे। इतना प्यार आपको मिलता है जो शायद पहले कभी नहीं मिला होता है, इतनी ज़्यादा इज्जत आपको अचानक से मिल जाती है जो पहले नहीं मिला होता है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि मैं कॉलेज में यूनियन में इलेक्शंस करता था, मैं जनरल सेक्रेटरी था यूनियन का। तो घर वालों को तो लगता था कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो बर्बाद कर देगा परिवार को इलेक्शन वगैरह करके। तो वो एक अलग इमेज बन गई थी। और फिर जो इमेज में ड्रास्टिक चेंज, एक्चुअली घर वालों को डर लगने लगा था कि अब ये दिल्ली में है, वहीं इलेक्शन वगैरह कर रहा है, अब ये वहीं से इलेक्शन में घुस जाएगा। तो माता पिता को ऑब्वियसली काफ़ी जेन्युइन सा डर रहता है कि इलेक्शन में घुस जाएगा, तो बहुत कुछ सपने वो लोग देखते हैं अपने बच्चों के लिए, बेटा हो या बेटी हो, कि अपने बेटे या बेटी को मैं ये बनाऊंगा या वो बनाऊंगा। ये आजकल पैशन वैसन होने लगा है, पहले इतना नहीं होता था। पहले माता पिता ही सोच लेते थे कि बच्चे को क्या करना है, तो हमारे माता पिता ने भी सोच रखा था कि गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करवाएंगे। हाँ, बट दिल्ली में क्या होता है ना, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग होता है, तो आपको नई चीजें आप जब आपको दिखती हैं तो आपको वो एक्सप्लोर करने का मन करता है। तो बाकी सब कुछ तो हमने सैनिक स्कूल में देख रखा था जो दिल्ली में था, हमने इलेक्शंस कभी नहीं देखे थे, तो वो हमने देखा, तो वो एक्सप्लोर किया हमने। तो एक घर में अलग इमेज हो गई थी, परिवार में अलग इमेज हो गई थी कि अब ये तो इलेक्शन करने लगा, अब ये क्या पढ़ाई करेगा। बट जब यूपीएससी बीपीएससी दोनों ही क्लियर हुआ, तो अचानक से एक लेवल ऑफ लव, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ प्रेज, लेवल ऑफ एसोसिएशन है ना, वो अचानक से काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ गया। और अच्छा लगता है यार, मतलब आपकी रैंक आती है अच्छी तो सारे न्यूज़ चैनल्स वाले घर पे आते हैं, माता पिता को जो खुशी मिलती है वो अनपैरेलल्ड है। कि उस समय आज तक, जी न्यूज़, ये सारे न्यूज़ चैनल्स घर पे आए थे, तो वो खुशी तो अनपैरेलल्ड है, उसको शायद हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। और चेंजेस आ जाती है, देखो शुरू में तो 2 साल ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में भाई मज़ा बहुत आता है। ट्रेनिंग टफ होता है, सुबह 5 बजे उठा देते हैं, पीटी वीटी करवाना शुरू करते थे और रात में 10 बजे छोड़ते थे। बट आई टेल यू, मज़ा बहुत आता है। मतलब वंस यू क्लियर द एग्जाम, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ फन, मतलब हेल लॉट ऑफ फन। अलॉन्ग विद दैट जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आप पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो जिसको लोग है जो पावर से एसोसिएट कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद ज़्यादा आ जाती है रेदर देन पावर। बाहर में क्या है ना, लोगों को दिखता है कि सीओ साहब के पास तो एक बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, स्टाफ है, बट लोगों को ये नहीं दिखता है कि सीओ साहब दिन भर फील्ड पे रहते हैं, है ना, कि ये परेशान रहते हैं कि कहीं पेड़ गिर गया। अब आजकल तो अवेयरनेस इतना हो गया और काफ़ी सारे पोर्टल्स खुल गए हैं जहाँ पे जनता के ग्रीवेंसेस को ऑन प्रायोरिटी एड्रेस किया जाता है। तो मान लो कहीं ब्रिज गिर गया यार, चूंकि मैं नैनीताल में रहता हूँ, तूफान वगैरह काफ़ी आते रहता है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो कभी भी पेड़ गिर जाता है, कभी भी कोई ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, तो हमको वहाँ पे फिर होना पड़ता है और आपको वो ऑन प्रायोरिटी वो चीज़ें रिजॉल्व करनी पड़ती है। तो आपको जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो कहीं ब्रिज गिर गया,
तो जनता जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि ब्रिज जल्दी से बन जाए। मतलब मैं भी वही एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर हम कहीं आना जाना कर रहे हैं और वहां के ब्रिज टूट जाए तो मैं भी वही एक्सपेक्ट करूंगा कि ब्रिज जल्दी से बन जाए। बट देखो ये हो सकता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना बजट होता है, तो हो सकता है आपने पिछले वाले बजट में आपने ब्रिज फोर्स ही नहीं किया कि ये वाला ब्रिज टूट जाएगा, तो वो ब्रिज नहीं बन पाता है। कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करते हैं टेम्परेरी टाइप सा, तो उसमें फिर चार बात भी सुनते हैं जनता से कि सीओ साहब तो काम नहीं कर रहे हैं जनता का। तो ये सारी चीजें होती है, तो ये सब उनको नहीं दिखता है। उनको बस दिखता है साहब आते हैं बढ़िया गाड़ी से, गार्ड रहता है, गनर रहता है साथ में, तो ये सारी चीजें दिखती है। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग, मैंने जैसे मैंने सच बताया है कि ट्रेनिंग में तो बहुत बढ़िया मजा आता है 2 साल कि आप एकदम एंजॉय करते हो। रिश्ते आते रहते हैं आपको दिन रात, है ना, कि आई टेल यू काफी सारे रिश्ते आते हैं यार। मतलब ये जो भी एस्पिरेंट जो आगे क्लियर करेगा वो ये रियलाइज करेगा कि ये आपके माता पिता काफी खुश रहते हैं कि भाई साहब डेली रिश्ते आते हैं 5-6, तो ये हिसाब हो जाता है। बट मैं सर्विस में आने के बाद, ग्राउंड पे आने के बाद समझता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपके पावर से ज्यादा हो रहती है। सर ये इतना आसान तो नहीं जितना आसानी से हम बोल पा रहे हैं कि मतलब आप एक एस्पिरेंट थे, उसके बाद आप एक ऑफिसर बन गए। जी सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हुए, मतलब अपनी जर्नी के दौरान जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट फेज क्या था? मोस्ट डिफिकल्ट फेज, देखो मैं तो फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेट हूँ, मतलब फैमिली में पहला बेसिकली। जी सर। तो जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है वो हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है। और ये यूट्यूब वगैरह ये आज फेमस हो गए हैं, 5 साल पहले ये इतना डोमिनेंट नहीं था। पहले ये फालतू के रेलवे लिए बनाते रहते थे सब यूट्यूब पे। आजकल एजुकेशन जो है फ्री हो गया है यूट्यूब के माध्यम से, बट पहले इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। तो जो सबसे मेजर ऑब्स्टेकल हमारा यही था कि पढ़ाई करना कैसे, शुरू कैसे करना है, वो आइडिया ही नहीं लगता था। ये पढ़ाई में तो अच्छा था ही हमेशा से, तो पढ़ने आता था हमें। बट यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रैटेजी डिमांड करती है कि आप बस पढ़ते नहीं रह सकते हैं कि पॉलिटी के 4 किताब उठा लिए वो आप बस पढ़ते रह रहे हैं। ये हमें कोई बताने वाला नहीं था उस समय कि सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़िए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या है ना, इनका तो धंधा है बस, है ना, ये पढ़ाते पढ़ाते नहीं है। मैंने एडमिशन लिया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वाजीराम में, मैंने यार छोड़ दिया था 2-3 महीने बाद। क्रैश कोर्स टाइप का वो लोग चलाते अरे नहीं, मैंने साल भर का लिया था और 2.5 लाख रुपए दिए थे हमने, तो मैंने छोड़ दिया था वो 2-3 महीने बाद। क्योंकि क्या हो रहा था, मुझे रियलाइज हो गया कि ये सिलेबस मेरा नहीं कंप्लीट करा पाएंगे। और यार एक वाजीराम एक बड़ा कोचिंग संस्थान है, एक क्लास में 700-800 बच्चे पढ़ते थे हमारे। अभी पढ़ते हैं उतने ही। अच्छा अभी का तो मेरे को नहीं आइडिया, जैसे अब काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्रॉप अप कर गए हैं, नेक्स्ट आईएएस है, विजन है, आईएएस बाबा है, सबने अपना ऑफलाइन सेंटर्स खोल लिया है। उस समय इन सब का ऑफलाइन सेंटर नहीं था आईएएस बाबा वगैरह का। उस समय वाजीराम, नेक्स्ट आईएएस, चाणक्य, ये जो 2-4 बड़े नाम थे 16-17 में, ये सारे थे यार। तो ये क्या, पैसा तो तुमसे भर भर के ले लेते हैं जी, बट इनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा लैकुना होता है, ये सिलेबस कभी भी नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। मैं काफी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ सारे एस्पिरेंट्स को जो भी सुन रहे हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेबस कभी भी नहीं कंप्लीट होता है। और मैंने पूरे कोचिंग करी है तो मुझे पता है, मेरे दोस्तों ने करी है। हाँ वहाँ ये जरूर हो जाता है, चूंकि आप फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्वेंट हैं, फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेट हैं, आपकी वहाँ यार दोस्ती हो जाती है अच्छे लोगों से, जो अच्छे एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे आप दोस्ती कर लो तो वो हेल्प करता है। तो कोचिंग से हमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिला था कि वहाँ अच्छे लोगों से मैं कनेक्ट हो गया, जो मेहनती थे, इक्वली स्मार्ट थे, जो उनका भी कुछ सपना था। क्योंकि अब करोल बाग राजेंद्र नगर में तो यार 10 लाख लोग रहते हैं, वो तैयारी नहीं करते हैं ना सारे, तो जो तैयारी करते हैं आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, आप लाइब्रेरी जाते हो तो वो एक इन्वायरमेंट थोड़ा सा मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर जाती हैं। जी सर। सर एक क्वेश्चन हमारा आपसे और है सर, ज़्यादातर एस्पिरेंट जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं काफ़ी प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर होता है, सर आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं वो? प्रेशर तो यार लो, बिना प्रेशर के एग्जाम नहीं निकलेगा। मतलब यूपीएससी थोड़ा सा अलग एग्जाम है कि एक पता नहीं, मैं किसी यूट्यूब शॉर्ट्स में ही देख रहा था या रील में देख रहा हूँ
उसमें एक बच्चा पूछता है अपने टीचर से, शायद वो एलन वगैरह का बच्चा रहता है, जो कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंजीनियरिंग के। तो एलन का बच्चा अपने टीचर से पूछता है कि सर यूपीएससी का मैथ्स कितना टफ है एडवांस्ड के कंपैरिजन में। तो उसमें वो टीचर जो है सर बताते हैं कि यूपी तुम अपने एडवांस्ड का मैथ ले लो, है ना, उसके बाद जी। तुम अपने सारे पूरे बीटेक का मैथ्स ले लो जो तुम बीएससी मैथ्स में या बीटेक मैथ्स में पढ़ोगे। जी सर। ये सारा जो है यूपीएससी का बेसिक मैथ्स होता है। जी। तो आप समझ रहे हो, जब आप आईआईटी के प्रिपरेशन करते हो उस समय इंसान को लगता है आईआईटी निकलता है तो उसको लगता है भाई बहुत बड़ा चीज कर लिया। बिल्कुल तो वो सर। बहुत बड़ा चीज जो है वो यूपीएससी का बेसिक चीज होता है। जी। तो अगर वो बेसिक है तो आपका प्रेशर लेना तो जाहिर सी बात है बनता है। हाँ, बट आप प्रेशर में इतना प्रेशर मत ले लो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। कुछ अपने लाइफ में रखो कि थोड़ा गेम वेम खेल लिया। जैसे मैं यार हमारे पीजी के पास में एक वो था, बास्केटबॉल का कॉम्प्लेक्स था। तो अपन लोग डेली आधा पौन घंटा 4-5 दोस्त खेलने चले जाते थे या कुछ वॉक वॉक कर लिया। और प्रेशर तो ऐसे ही डील करना पड़ता है, मतलब प्रेशर कम होते जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे ना। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आपका एग्जाम नियर आ जाता है मई में, आपका प्रेशर खुद ही कम हो जाएगा। जब आपने सारी पढ़ाई कर ली है तो आपको लगेगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस समय प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, उस समय फिर आपको बस एग्जाम में जाकर वॉमिट आउट करनी है चीजें। तो ये है, प्रेशर तो ऐसे ही है। सर अभी आप नैनीताल में सीईओ के पोस्ट पे हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया पब्लिक के लिए जो कि पब्लिक के लिए हेल्पफुल रहा हो, कोई ऐसा मतलब एक स्कीम हो? अरे या फिर बहुत प्रोजेक्ट हो इनिशिएटिव लिया सकता है। सर बताइए थोड़ा तो हमें। जैसे हम आपको बताते हैं, आप कभी गूगल पे सर्च करना इंडिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र जैसे मैंने देखा सर एक, हाँ, ये एक हमने किया था प्रोजेक्ट था दास्ताने संविधान। जी। तो उसमें जो है हमने एक प्रोजेक्ट किया था, एक मुहिम चलाई थी बेसिकली 3 से 4 महीने की। जी। तो उसमें हमारा मोटिव था नैनीताल कैंट को इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट कैंट बनाना। तो वो प्रोजेक्ट दास्ताने संविधान के अंदर हुआ था। तो उसमें हमने किया था कि जितने भी अपने, अब चूंकि मैं डीयू से पढ़ा हूँ सारे कॉलेजेस से कनेक्टेड था, तो एसआरसीसी हो गया, एलएसआर कॉलेज हो गया, जीसस एंड मेरी हो गया, एंड देन इधर अपने रामजस हंसराज आईआईटी कानपुर, जी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इन सारे बच्चों को मैंने, और जेएनयू, इन सारे बच्चों को मैंने इंटर्नशिप प्रोवाइड की एज प्रोजेक्ट एसोसिएट्स यहाँ। इन बच्चों ने पूरा ग्राउंड पे फील्ड सर्वे वगैरह किया, पहले नॉलेज एक्वायर किया कि यहाँ के लोगों को संविधान के बारे में कितना पता है। जनरली कम ही पता होता है, अगर शायद मैंने ही तैयारी करता यूपीएससी का तो संविधान के बारे में नहीं पता होता है लोगों को। तो हमने जो बेसिक सर्वे किया तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी है नैनीताल कैंट की 12% आई थी, 12-13% ऐसे ही। तो हमने, हमारी ऑफिस के टीम ने, सारे बच्चों ने, सबने 4 महीने 90 दिन का बेसिकली ड्राइव चला था। 90 दिन हमने सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिटरेट किया, पैम्फलेट्स बांटे, नुक्कड़, सैनिक स्कूल गोड़ा खाल है यहाँ, उनसे एसोसिएट किया, यहाँ के लोकल स्कूल से एसोसिएट किया, नुक्कड़ नाटक करवाए पूरे नैनीताल में जगह जगह। फिर हमने द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक सीरीज है श्याम बेनेगल की, उसकी स्क्रीनिंग करवाई एलईडी में, 50 एलईडीज लगवा दिए नैनीताल में और सब जगह स्क्रीनिंग करवाया। और 90 दिन के बाद एक सर्वे करवाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब लोगों को कितना पता है, क्वेश्चनर फॉर्मेट में। तो अब क्या है यार, अब यहाँ नैनीताल में जो है 98% आई थी, 12 से 98 का जंप हुआ था। तो ये देखो कि ये नैनीताल कैंट के लिए, नैनीताल के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक उपलब्धि है कि नैनीताल कैंट जो है इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट कैंट है, पहला संवैधानिक साक्षर छावनी है नैनीताल कैंट इंडिया का। तो एक तो ये था, और दूसरा जो है हमने एक प्रोजेक्ट त्रिनेत्र किया था। तो उसमें क्या है, नैनीताल कैंट को इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सिक्योर्ड सीसीटीवी मॉनिटर्ड कैंट बनाया था। अच्छा, ये हमने क्यों किया मैं वो बताता हूँ, ये इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मुझे बाइक वगैरह चलाना पसंद है, अभी भी मैं चलाता हूँ। जी सर। तो इंसान को अपने शौक तो यार नहीं बंद कर देने चाहिए। हाँ, मैं नैनीताल कैंट में नहीं चलाता हूँ, नैनीताल के बाहर चलाता हूँ। तो मैं गया था दिल्ली, बाइक से, ये दिल्ली गया था। मैं जब लौट रहा था तो बारिश काफी हो रही थी, ये 3-4 महीने पहले की ही बात है, 5 महीने पहले की शायद। बारिश काफी हो रही थी और आप आओगे, आप हल्द्वानी से नैनीताल जब ऊपर चढ़ोगे यार, रास्ता पूरा अंधेरा रहता है, प्लस जानवर भी रहते हैं यहाँ, गुलदार का काफी समस्या रहता है, लेपर्ड्स का। तो
बाइक चला रहा था एक तो। अच्छा, रॉयल एनफील्ड की यार दिक्कत क्या है ना, ये लोग बड़ा घटिया लाइट यूज़ करते हैं अपने बाइक्स में। जी सर। तो जब भी आप रात में गाड़ी चलाओगे, मेरे पास एक हिमालयन है, तो यार उसमें लाइट नहीं थी, रोड पे लाइट नहीं, बारिश हो रही है, बारिश में वैसे भी लाइट वो हो जाती है, बंद कर दिया जाता है, गाड़ी में भी लाइट नहीं, और वो डर अलग लग रहा था। तो फिर मेरे मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि यार मान लो कुछ हो जाएगा, हम्म, यहाँ तो किसी को पता चलेगा नहीं, मैं मान लो गिर गया, कैमरा कुमरा तो है नहीं, जी तो मेरे को लोग खोजेंगे कैसे, जी सर। है ना। लाइट नहीं है, जी उसके कारण भी दिक्कत हो रहा था ना, कि चलो रॉयल एनफील्ड की तो एक दिक्कत है ही, लाइट नहीं है, रोड्स पे भी लाइट नहीं थे, जी सर। और थोड़ा सा तो डर लगता है इंसान को, अब इंसान बिल्कुल सर। इंसान होता है, डर एक ह्यूमन नेचर है। तो उस समय अपन पढ़ रहे थे, महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे जी बाइक चलाते चलाते, तो वहीं से फिर ये त्रिनेत्र जो है, वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि कुछ ऐसा सिस्टम रहे जहाँ 24/7 मॉनिटरिंग हो जी कैंट एरिया की, है ना, स्ट्रीट पे लाइटिंग्स हो। तो हमने CSR फंड इकट्ठा करके अपने कैंट के बजट से और इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके हमने यार 300 लाइट्स लगवाए नैनीताल कैंट में, नए लाइट्स, बिल्कुल फ्रेश लाइट्स, जी सर। जिसमें से 120 सोलर लाइट्स हैं। जी तो दोनों के कॉम्बिनेशन में लगवाया अल्टरनेट करके, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल बिजली खत्म हो जाए तो अंधेरा हो जाए रोड। तो सोलर लाइट्स और नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स बिजली से चलने वाला, उनके कॉम्बिनेशन में 300 लाइट्स लगवाए, और 180 कैमरे लगवाए, जी है ना, पूरे कैंट में। अब क्या है, अब पूरा कैंट कवर्ड है। तो त्रिनेत्र वहीं से नाम आता है कि देयर इज सम बॉडी, जी सर। एक फोर्स है जो पूरे कैंट को देख रहा है। तो अब ये भी है थोड़ा सा, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी थोड़ा शांत रहते हैं कि भाई आप CCTV जी कैमरे की निगरानी में है, निगरानी में। तो वो थोड़ा नशा तो करके घूमेंगे ही, बट नशा करके बदतमीजी कम करेंगे। ये भी काफ़ी रुक गया है कैंट्स में, मतलब हमारे कैंट में बेसिकली। तो एक ये काफ़ी मेजर इनिशिएटिव था। बाकी चलते रहते हैं, बाकी जो केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। जी सर। सर जैसा कि अभी यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 में, उसके लिए अप्रॉक्स 5 महीने बचे हुए हैं। हम्म। तो सर 5 महीने के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कि एस्पिरेंट का जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ सकता है, अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए? तो सर थोड़ा सा गाइड करिए हमें आप इसके बारे में। स्ट्रैटेजी तो यार मतलब पढ़ाई करो, एक तो खूब पढ़ाई करो, जी और सर। जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको रिवीजन करते रहो कंटिन्यूअसली। आप कुछ ऐसा टाइम टेबल बना लो, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों कोर सब्जेक्ट्स मैं समझता हूँ। जी आपका सर। रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आप हर एक 1.5-2 महीने पे इनको रिवाइज कर रहे हो, पूरी किताब को, पूरे नोट्स को, जो भी आपका स्टडी का सोर्स है, या तो नोट्स होगा या किताब होगा, आप ये पूरा रिवाइज करते रहो हर एक डेढ़ डेढ़ महीने पे, हर एक 2 महीने पे। अगर आपने एक बार भी रिवीजन छोड़ा है तो काफ़ी चीज़ें आप भूल जाओगे। जैसे क्या होता है ना एग्जाम में, मान लो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स में डिफरेंस पूछा है, जी तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज कर जाता है कि यार मैंने तो ये पढ़ा था, फिर जो दूसरा ऑप्शन लगता है उसको ये लगने लगता है मैंने वो भी पढ़ा था, जी है ना, यही होता है एग्जाम में। तो ये कैसे क्लियर होगा? ये तभी क्लियर होगा जब आप हर महीने, हर दूसरे महीने आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरा है, डिसिप्लिन रहो भाई पढ़ाई में। बिना डिसिप्लिन के, बिना कंटिन्यूअस रिवीजन के, बिना एवरीडे स्टडी के यूपीएससी निकालना थोड़ा सा कम संभव है। जी और आप बिल्कुल अब, मतलब स्वामी विवेकानंद के दिमाग के साथ आपकी उत्पत्ति हुई है तो वो अलग बात है, बट जो एक एवरेज ह्यूमन माइंड होता है उसको लगातार पढ़ते रहना चाहिए, जी सर। है ना। सर एक क्वेश्चन ऑप्शनल से रिलेटेड है कि सर हमें ऑप्शनल किस तरीके से चूज करना है? जैसे अभी आपने बताया कि आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में। मुझे जहाँ तक पता है सर ये दोनों डिफरेंट होता है। इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, इकोनॉमिक्स का अलग होता है, बट स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो सर ऑप्शनल किस तरीके से चूज किया जा सकता है? ऑप्शनल चूज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? ऑप्शनल चूज करने के पहले थोड़ा सा आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए। जी अब हमने गलती की थी इकोनॉमिक्स लेके, जी क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और इकोनॉमिक्स जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स उसी को पढ़ना चाहिए जिसमें जो थोड़ा, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, है ना। तो इकोनॉमिक्स उन्हीं को लेना चाहिए जो स्मार्ट है, जी क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो एवरेज स्कोर है वो बहुत कम है। बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है या सोशोलॉजी है, इनके एवरेज स्कोर से इकोनॉमिक्स का स्कोर काफ़ी है। जैसे एंथ्रो में मान लो, सोशोलॉजी में 350 हाईएस्ट स्कोर जाता है, जी सर। इकोनॉमिक्स में 260-70 ही जाता है। जी तो जो 60-70 का गैप है वो आपको लिस्ट के बाहर कर देता है।
तो आप ऑप्शनल काफ़ी रिसर्च करके किया करिए। तो जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेडिकल साइंस हो गया या इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कमांड है, तभी आप लीजिए। वरना आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, लिटरेचर। क्योंकि क्या है ना, इकोनॉमिक्स मान लो आपको पढ़ने में 4-5 महीने का समय लग रहा है। जी। 4-5 महीने में आप सोशियोलॉजी, फिलॉसफी है जो 200 बार रिवाइज कर जाओगे, बिल्कुल सर। है ना? छोटा तो अपना किसी है। चीज़ को 200 बार रिवाइज करोगे तो वो एग्ज़ाम में प्रोड्यूस भी तो अच्छे से होगा, जो इकोनॉमिक्स के साथ कम पॉसिबिलिटी है। बाकी यार जो बहुत स्मार्ट हैं उनके लिए तो कोई सजेशन ही नहीं है, जी वो सर। तो कोई भी सब्जेक्ट्स ले लीजिए, आप टॉप ही करेंगे फिर। हाँ सर, एक सब जो मैंने आपसे पूछा सर कि जो इकोनॉमिक्स होता है और जो इंडियन इकोनॉमी होता है सर हुँ। दोनों के बीच में सिलेबस में सर डिफरेंट होता नहीं, है कि नहीं नहीं? इकोनॉमिक्स जो क्या है, जैसे इकोनॉमिक ऑप्शनल में दोनों जी। पार्ट्स होते हैं। इंडियन इकोनॉमी, एक पेपर इंडियन इकोनॉमी होता है, एक पेपर नॉर्मल इकोनॉमिक्स होता है। तो जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स होता है, वो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जैसे माइक्रो मैक्रो के कॉन्सेप्ट, पब्लिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट, जी। ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, इंटरनेशनल रेगुलेशंस। और एक इंडियन इकोनॉमी होता है जो सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड रहता है ना? जी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे इकोनॉमिक्स में, नॉर्मल इकोनॉमिक्स का जो पेपर 1 रहता है, जी उसमें आपसे पूछ लिया कि हैरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल एक होता है, तो जी। वो आप एक्सप्लेन करें। इंडिया वाले में वो नहीं पूछेगा। जी। इंडिया वाले में हो सकता है ये पूछ ले कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था पंजाब में वर्सेस हरियाणा, जी सर। इस तरह का सवाल। ठीक है सर। सर लगभग हमने काफ़ी चीज़ें सर डिस्कस कर ली है। हम लास्ट में चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से अगर कुछ सजेशन देना चाहें एस्पिरेंट को, तो सर प्लीज़। हाँ यार, मैं एक सजेशन देता हूँ भाई जी। कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है वो आपका काफ़ी प्राइम ईयर्स मांगता है। मतलब 20 से, जब आप 20 से 30 साल के होते हो इंसान, यूपीएससी का प्रिपरेशन यार वो वाला समय लेके चला जाता है आपका। जी। तो अगर आपका 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है दोस्त, तो आपको बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहिए आइडिया। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, टीवी पे या न्यूज़ चैनल्स वाले दिखाते हैं कि इनका सिलेक्शन 8 अटेम्प्ट में हो गया। जी। तो वो दोस्त ऐसा है कि वो 2000 में 5000 बच्चों में से किसी एक का होता है। बाकी 4999 बच्चे ऐसे ही रहते हैं, उनकी स्टोरी मीडिया नहीं कवर करती है। तो जिनका 7th 8th अटेम्प्ट में हो जाता है, उनको काफ़ी ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, तो आप उसके पीछे मत पड़िएगा, जी। है ना? इसमें आपका लाइफ के काफ़ी प्राइम ईयर्स बर्बाद होते हैं। नो डाउट यूपीएससी का तैयारी आपको एक अच्छा सिटीज़न बनाने में हेल्प करता है। काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है आपको, आपको डील करने आ जाता है लोगों से। तो विकास दिव्यकृति सर हैं जो पढ़ाते हैं, दृष्टि जी। के जो ओनर हैं, सर भी कहते हैं कि आपको एक बार लाइफ में कम से कम यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि यूपीएससी एक बहुत टफ एग्ज़ाम है और एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। इसीलिए क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन थोड़ा-सा आपको एक अच्छा सिटीज़न बनाने में हेल्प करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं बेकार होगा। है, मत करिए आप ट्राई। आप कुछ और करिए, तो आप कैपेबल हैं तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यूपीएससी के अलावा भी लाइफ होता है, जी। तो आप वो कर सकते हैं आप। 3 साल आपने दे दिया यार, 3 अटेम्प्ट मतलब जीवन के 4 साल हो गए आपके। बिल्कुल सर। तो 4 साल बहुत होता है किसी एग्ज़ाम के लिए, और अंत में बस एक एग्ज़ाम ही तो है ना? सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमने सर के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जिसमें सर की स्ट्रेटजी भी शामिल है। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।